हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, आरबीआई हैज़ ऑफिशियली रिमूव द रूल दैट रिक्वायर्ड फिनटेक कंपनीज टू गेट प्रायर अप्रूवल बिफोर पार्टनरिंग विद ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स टू ऑफर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज। तो देखो क्या है कि ना, फिनटेक कंपनीज कोई भी मानो हम लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन, आपके गूगल पे वगैरह कुछ भी हो गया। अगर इससे किसी को बाहर भेजना होता था ना इंडिया से पैसा, देखो ऑब्वियसली डायरेक्टली तो वो भेज नहीं सकते, उनको पार्टनर करना होता था कोई भी आपका जो बैंक्स ऑथोराइज्ड हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई द्वारा, और उन्हें क्या कहा जाता है, ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स। अब क्या था, उसके लिए ना पहले ना आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था फिनटेक को, वो उनको पेपर सारे सबमिट करते थे, आरबीआई अप्रूवल देती थी। अब आरबीआई ने कहा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पार्टनरशिप करो और करो आउटवर्ड रेमिटेंसेस शुरू। तो आपका ओल्ड रूल क्या था कि आपके जो फिनटेक फर्म्स थी उनको पूरा ना बहुत लंबा रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस था वो लेना पड़ता था। अब इससे क्या होता था, देखो टाइम भी ज़्यादा लगेगा है ना सर्विस को शुरू करने में। अब ये जो है आपका किन ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये अप्लाई करता है स्ट्रिक्टली टू नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रेड रिलेटेड पे नहीं है, नॉन ट्रेड जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगी। नॉन ट्रेड का मतलब है जो आप बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहे हो, करंट अकाउंट का मतलब होता है जो आप कोई कैपिटल फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, डेली मर्रा की ऐसे कोई आपकी खर्चे हैं। सो इसमें आपके जैसे कि मानिए कोई भी पेरेंट्स हैं जिनको पैसे भेजने अपने बच्चों को जो बाहर पढ़ रहे हैं, फैमिली कोई मेंटेनेंस के आप पैसे भेजते हो, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये सभी सिर्फ इसमें कवर होंगे। एंड देखिए इसके साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को फॉलो करना है। ये ना हो कि आपके लॉन्डर्ड मनी इसके थ्रू जा रही हो, क्योंकि वो तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। सो इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि जो भी आपके ऑथोराइज डीलर बैंक्स हैं उनको ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली करनी है, क्योंकि देखो रूट होके ना उन्हीं के थ्रू जाती है ट्रांजैक्शंस, तो उनको प्रॉपरली देखना है कि वो फेमा जो आपका 1999 का एक्ट है उसको कंप्लाई कर रही हैं, नो और कस्टमर मैंडेट्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसके साथ साथ आरबीआई ने बैंक्स को ये भी कहा है कि आपको बिल्कुल जो पूरी ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है ना, वो भी अपने यूज़र्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी है कि पता हो, देखो अगर मैं पैसे भेज रही हूँ ठीक है बाहर, तो मुझे पता होना चाहिए ना वो कैसे जाएंगे, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है और कितना फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट कन्वर्ट होगा। मैं तो क्योंकि यहाँ से रुपीज़ में भेजूंगी तो उसका कन्वर्जन रेट क्या है, आप कितना फ़ीस चार्ज करोगे, वो सब भी बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, जो आपका पूरा पेंशन सेक्टर के रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई बैंकिंग का है ना, ये पेंशन के होते हैं। सो उन्होंने रिलैक्स्ड किए हैं एग्जिट रूल्स रिलेटेड टू योर नेशनल पेंशन सिस्टम। सो देखो अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था आपका ना एनपीएस में क्या होता है, देखो 60 ईयर्स की एज में जो भी इंसान ने एनपीएस लिया था वो अपना जो भी पैसा है उसको लमसम थोड़ा सा अमाउंट ले सकते हैं, बाकी का उन्हें एक एन्यूटी प्लान लेना होता है। एन्यूटी प्लान क्या होता है कि आपको ना हर महीने कुछ कुछ अमाउंट, महीने ले लो, क्वार्टरली ले लो, जैसे आपका मर्जी है, आपको थोड़ी थोड़ा अमाउंट एक आता रहेगा, उसे हम एन्यूटी प्लान बोलते हैं। अब इसमें क्या है, एन्यूटी प्लान जो आप एक बार ले लेते थे ना, उसका पहले कोई भी आप सरेंडर नहीं कर सकते थे। एन्यूटी प्लान में ये होता था कि जब आप हो, आपको पैसे आते रहेंगे, आपके बाद आपके स्पाउस को, और उसके बाद आपके नॉमिनी को पूरा लमसम मिल जाता है। बट अब इन्होंने क्या कहा है कि एन्यूटी प्लान्स को भी आप पार्शली या फुली सरेंडर कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आ जाती है। सो प्रीवियसली क्या होता था, अगर कोई एनपीएस रिटायरी है वो अपने पूरे कॉर्पस को, उन्हें कॉर्पस का कुछ पार्ट होता है जिसका एन्यूटी प्लान लेना पड़ता था और इम्पॉसिबल था कि आप उसको सरेंडर कर सको। अब उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो न्यू रूल्स क्या हैं, आपके जितने भी एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो परमिट कर सकते हैं पॉलिसी सरेंडर अंडर 2 मेन क्राइटेरिया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, अगर मानो जो रिटायरी हैं या उनके स्पाउस या डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, उनकी इलाज करवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर कोई भी रिटायरी है जिन्होंने कोई पहले जो रिटायर हो गए थे अक्टूबर 2024 से पहले, और उनका कोई ऐसा एन्यूटी प्लान है जिसमें ऑलरेडी बिल्ड इन था सरेंडर क्लॉज, तो उनको भी अब अलाउड है। चलिए इसके साथ साथ पीएफआरडीए ने जो भी आपके एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी कहा है कि आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मेंटेन करनी है। सो आपको फुल डिस्क्लोजर करना है कि कितनी सरेंडर वैल्यू रहेगी और क्या क्या डिडक्शंस होंगी, मतलब बताना है क्लियरली कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो क्या उसमें उनको मिलेगा। देन अगर इंश्योरर को कभी भी वो सरेंडर करते हैं तो उनकी रिटर्न परमिशन लेनी है बिफोर टर्मिनेटिंग द प्लान।
और इसके साथ साथ जब भी फ़ंड ट्रांसफ़र होगा, कि मानिए किसी ने अगर सरेंडर वैल्यू ली है, तो फ़ंड ट्रांसफ़र बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंटली कंप्लीट करना है, और जो भी सरेंडर का केस होगा वो ASP को रिपोर्ट करना है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट है टोटल एक्सपोर्ट्स मर्केंडाइज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अप्रैल 2026 आपका एस्टिमेटेड रहा है $80.80 बिलियन का। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना चल रहा है। और इसमें जो हमारे आपके इस अगर मैं सेम मंथ की बात करूँ ना पिछले साल, उसमें ये 71.13 बिलियन था, यानी कि 13.59% का एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ देखा गया। चलो अच्छी बात है ये काफ़ी। चलिए ये डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है। एंड देखिए, अब आप कह रहे होगे कि मैम इतना तो आजकल जियो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, मैरीटाइम रूल आपके जो रूट हैं जैसे कि आपका हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है। स्टार्ट तो देखो अच्छा हुआ है। चलिए एक बार सारा हम देख लेते हैं आपकी नोटेबल फिगर्स क्या हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आप अप्रैल 2026 की फिगर्स ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। 80.80 है। ईयर ऑन ईयर अगर हम चेंज देखें तो 13.59% का हुआ है। यहीं इम्पोर्ट्स हुए हैं 88.61 बिलियन US डॉलर के, उसमें भी इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर 7.67% का, पर एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स वो कम है। ओवरऑल जो हमारा ट्रेड बैलेंस है ऑब्वियसली हम डेफिसिट में हैं, विच इज़ -7.81, मतलब 7.81 US बिलियन के डेफिसिट में हम हैं। लेकिन डेफिसिट भी अगर हम देखें तो सेम मंथ लास्ट ईयर से हमारा नैरो हुआ है बाय 30%। दैट्स अ गुड थिंग। चलिए मर्केंडाइज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो मर्केंडाइज में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं 43.56 बिलियन US डॉलर के, और जो मर्केंडाइज के इंपोर्ट्स हैं वो हैं 71.94 बिलियन डॉलर के। देखिए इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे, और हमेशा से देखो हर महीने हम ये रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, स्टोरी वही है कि मर्केंडाइज में हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। एंड इसके साथ साथ आपके देखिए अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो किस किस का एक्सपोर्ट हमारा अच्छा रहा है। आपका नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स की जो बास्केट है ना, उसमें भी आपके ग्रोथ देखी गई है। तो उसका टोटल एक्सपोर्ट आपका USD 31.64 बिलियन का रहा है, तो उसमें भी आपके बहुत ग्रोथ देखी गई है। चलिए सर्विस सेक्टर, ये तो देखो हमारा हीरो सेक्टर है। एक्सपोर्ट्स 37.24 बिलियन USD के हैं, और इम्पोर्ट्स हैं 16.66 बिलियन USD, मतलब आधे से भी कम हैं जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। सरप्लस रहा है इस सेक्टर में आपके 20.58 बिलियन डॉलर का, और देख लो इसका सरप्लस भी ना आपके मर्केंडाइज के डेफिसिट को ख़त्म नहीं कर पाता। चलिए सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। तो टॉप आपके एक्सपोर्ट सेक्टर्स कौन से रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देख रहे हैं, यानी कि अप्रैल 2025 के मुकाबले जो ग्रोथ देखी गई है। आपके एक्सपोर्ट्स में अदर सीरियल्स में 210% का इंक्रीज़ है, बहुत अच्छा इंक्रीज़ है। मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री में अच्छा इंक्रीज़ आया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स में। चलिए इंपोर्ट का भी देख लेते हैं। देखो इंपोर्ट हमने अभी देखा ना, उसमें भी नैरो डाउन हुआ है आपका इंपोर्ट, तो उसमें भी आपकी मतलब नैरो तो नहीं हुआ है, बड़ा है, पर परसेंटेज वाइज ग्रोथ कम है। तो कई चीज़ों में ना हमारी इंपोर्ट रिडक्शन हुई है ईयर ऑन ईयर। वो है आपकी केमिकल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स में, पल्सेस में, पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स में, पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स में। पेट्रोलियम में तो बेसिकली देखो वेस्ट एशिया बहुत बड़ा रीज़न है इसका। चलिए ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स भी देख लेते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस आपकी रही हैं श्रीलंका, देन सिंगापुर, फिर तंजानिया, हांगकांग एंड बांग्लादेश। और इंपोर्ट सोर्सिंग ओरिजिन्स हमारे सबसे ज़्यादा कौन रहे हैं, तो पेरू एंड ओमान सबसे ज़्यादा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। चाइना, सऊदी अरेबिया एंड रशिया बाकी हमारे मेजर वॉल्यूम पार्टनर्स हैं। चलिए नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, भी आपका अप्रैल 2026 के लिए आ चुका है। इसे आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है, वो रिलीज़ करते हैं। हमने इनका क्वार्टरली बुलेटिन किया था, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में। अब हम इनका अप्रैल का बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखो ये जो PLFS है ना, ये आपका ट्रैक करते हैं करंट वीकली स्टेटस को। ये क्या होता है, ये 7 दिन का स्टेटस होता है, ठीक है। इसमें ना सरकार ये देखती है कि 7 दिन के अंदर ना जो काम करना चाहती थी पॉपुलेशन, जो भी 15 साल से ऊपर के थे, उन्होंने अगर 7 दिन में 1 घंटा भी काम किया ना, तो उनको इंक्लूड किया जाता है एम्प्लॉयड में ही। चलिए अप्रैल 2026 का जो बुलेटिन है उसमें आपके सैंपल्स लिए गए हैं 88,944 हाउस होल्ड्स के,
और इसमें आपके 3.74 लाख इंडिविजुअल्स है। तो क्या होता है बेसिकली ना, जब भी ये सर्वेज होते हैं ना, ये आपके छोटे से सैंपल को करते हैं और फिर ना उसको पूरे डेटा को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। चलिए ऑल इंडिया डेटा देख लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके 15+ जो 15 साल या उससे ऊपर के लोग होते हैं उन्हीं का ये डेटा होता है। ये हम काफ़ी बार देखो डेफिनेशंस आपके कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। तो सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका अप्रैल 2026 का 55% रहा है। एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब जिनको एक्चुअली में काम मिल रहा है, वो है 52.20%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 5.20% रहा है। सो देखो मोटा मोटा अगर हम बात करें ना डेटा की, तो ज़्यादा आपका हल्के हल्के ही हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस आए हैं, अगर आप कंपैरिजन करोगे मंथ ऑन मंथ भी या फिर ईयर ऑन ईयर भी। चलिए रूरल वर्सेस अर्बन भी देख लेते हैं कि क्या रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो है उसमें आपका थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। सो अप्रैल 2026 में वो 6.6% रह गई है, वहीं मार्च में 6.8% थी। तो बहुत माइनर से डिक्लाइंस चल रही हैं। देन जो आपका अर्बन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो मोर और लेस आपकी स्टेबल ही रही है। इसके साथ अर्बन जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इट वॉज रिकॉर्डेड एट 50.1%। सो मोर और लेस देखो आपके अर्बन में भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। मतलब ये आप पूरा डेटा देखोगे ना, आप कहोगे पॉइंट्स का कहीं कहीं बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है। चलिए रूरल में आपका अगर हम बात करें, तो रूरल में आपका अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 4.6% है। मार्च में ये 4.3% था आपका, क्योंकि देखो अब हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है तो लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। रूरल में तो देखो आपका जो है ना, ये सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है ऊपर नीचे होता है, ये आपका सारा रिलेशन एग्रीकल्चर से होता है। चलिए इसके साथ साथ रूरल आपका जो LFPR है वो 57.5% हो गया है। एंड जो WPR है वो भी गिर के 54.9% हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है, गिरना नहीं चाहिए ये नंबर। चलिए जेंडर बेस्ड भी देख लेते हैं। सो अर्बन, क्योंकि देखो अगर अर्बन हमने पीछे देखा है कि उसमें बेटरमेंट हुई है, तो अर्बन विमेन के भी नंबर्स में बेटरमेंट हुई है। सो अर्बन फीमेल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। सो 8.5% तक अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट आपका गिर गया है। एंड इसके साथ साथ जो फीमेल LFPR है अर्बन एरियाज़ में, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर मैं मार्च से बात करूँ 33.9%। तो देखो ये जो फीमेल वाला पूरा डेटा है ना, ये अगर आप लेटेस्ट वाला याद कर रख लेना, क्योंकि अगर जेंडर इश्यूज़ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसमें ये लिख सकते हो। बाकी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इतने डीप नंबर्स तो देखो किसी को भी नहीं याद रहेंगे। बट आप क्या है, जो मेजर नंबर्स होते हैं ना, जैसे हमने पीछे आपके जो टेबल किया है वो याद कर लीजिएगा। चलिए मेल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सो 5.1% रहा है। इसमें अर्बन एरियाज़ का रहा है 5.9% और रूरल मेल्स का रहा है 4.7%। सो ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में कम होता है, क्योंकि सब लोग अपनी ज़मीन होती है उनके उस पर लगे ही होते हैं। चलिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेते हैं। सो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, 15.3%, यानी ये 15 से 29 साल के लोगों के बीच का है। काफ़ी हाई है, मतलब कम नंबर नहीं होता ये। एंड इसमें मेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.1% है और फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 18.7% है। और देखो सरकार बहुत स्कीम्स लाती भी हैं, पर फिर भी मतलब नंबर काफ़ी हाई है। ये आप अपने बल्कि एग्ज़ाम में यूज़ भी कर सकते हो ये नंबर्स, क्योंकि जब कोई नंबर बहुत इतना हाई होता है ना, तो वो एक ना पिन पॉइंट सरकार के लिए बन जाता है कि हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैप्स ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। देखो गोल्ड को और सिल्वर को लेके ना अभी हम लोग देखेंगे कि काफ़ी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, आपके कैप्स भी लगा दिए हैं सरकार ने। चलिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम पहले क्या देख लेते हैं। ये ना सरकार की एक स्कीम है, जिसमें क्या होता है, जो भी ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, ठीक है, और कोई कस्टम ड्यूटी उस पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जितना भी इंपोर्ट किया है ना आपने गोल्ड, उससे जो आप ज्वेलरी बनाओगे वो सारी एक्सपोर्ट होगी कंट्री से बाहर। ये नहीं है कि कस्टम ड्यूटी भी नहीं पे आप दे रहे और इस कंट्री में बेच रहे हो ना। ये है सरकार की एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब इस पे सरकार ने कैपिंग कर दी है कि सिर्फ 100 किलोग्राम पर एक्सपोर्टर ही 100 किलो ही वो ला सकते हैं इस कंट्री में। और इससे पहले कोई भी अपर लिमिट नहीं थी, जितना मर्जी ला सकता तो कोई भी, अब उन्होंने 100 kgs की लगा दी है।
अब इसके साथ साथ DGFT ने ये भी कहा है कि फिज़िकल इंस्पेक्शंस भी की जाएंगी जो भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए। तो इससे क्या है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं इस प्रोसेस को। और इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स जो हैं दे कैन नॉट कॉन्टीन्यूसली आस्क फॉर न्यू ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लाइसेंसेस। और अगर कोई भी सब्सिक्वेंट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर गोल्ड लेता है, अगर मानो उनके पास पहले भी था और उन्होंने दोबारा से लिया है, इट विल बी इशूड आफ्टर द एक्सपोर्टर हैज सक्सेसफुली फुलफिल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। मतलब कि मानो आपने अपना फर्स्ट जो ऑर्डर मंगवाया स्कीम के अंतर्गत, जब तक आपने उसमें से 50% का अपना एक्सपोर्ट नहीं कर दिया है ना काम, तब तक आपको अगला इम्पोर्ट नहीं करने दिया जाएगा स्कीम के अंतर्गत। और DGFT ने ये भी कहा है कि मंथली रिपोर्ट्स भी आपकी देनी है, सबमिट करनी है विद ऑल इशूड एडवांस्ड ऑथराइजेशंस। चलिए, अब इतना सरकार क्यों इन चीज़ों के पीछे स्ट्रिक्ट हो गई है, आपने सुना भी होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच भी दी थी, तो काफ़ी आजकल आपके सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। देखो क्या है, इंडिया ना गोल्ड, आप इतना बड़ा हमारा इम्पोर्टेबल का पार्ट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि बहुत ना चेन रिएक्शन हो रहा है कि गोल्ड का जैसे हम लोग इम्पोर्ट बढ़ा रहे हैं। एक तो देखो, हमें पता ऑयल तो महंगा हो ही गया, LPG तो महंगी हो ही गई है, उधर भी पैसा देना पड़ेगा अब ज़्यादा, और वो तो रिक्वायरमेंट्स है हमारी कंट्री की। अब गोल्ड में इसलिए क्या हो रहा है, आपका एक तो ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। सो ट्रेड डेफिसिट आपका, अगर हम मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 26 था, उसमें आपका $333.2 बिलियन था। समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका बहुत मेजर पार्ट आपका गोल्ड इम्पोर्ट्स रीज़न है। इसके साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, अगर मर्केंडाइज डेफिसिट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। और सर्विसेज कितना बचा लेगा, है ना। और इस जो गैप है ना, IMF ने इवन की अप्रैल 2026 में ये भी प्रोजेक्ट किया कि इंडिया का जो कैड है, हमने रिपोर्ट की भी थी, इट कुड वाइडन टू रफली 2% ऑफ GDP, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इससे क्या होता है, जब देखो किसी का भी कैड बढ़ेगा ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो वीक होती है कंट्री, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ना उसके लिए कॉन्फिडेंस जाता है इन्वेस्टर्स का। अब इसकी वजह से क्या है, गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, हमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में उसकी पेमेंट करनी है। अब हम रुपीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं US डॉलर्स में, उससे क्या हो रहा है, रुपये की सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर्स का आपका डिमांड, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपये की सप्लाई बढ़ रही है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपये को हम वीकन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए, और कि हम लोग, क्योंकि देखो रुपये वीक होगा जितना ज़्यादा, फिर जो हमें और आगे इंपोर्ट्स करने हैं उसके लिए और रुपये देना पड़ेगा। मतलब ये तो चक्कर है, घूमते रहेंगे हम इसमें। तो इसलिए भी सरकार ने ये स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, नहीं रहेगा ना फॉरेन रिजर्व, RBI को अपने रिजर्व्स यूज़ करने पड़ेंगे, और वो जो 11 महीने का इंपोर्ट कवर मेंटेन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर से ना 1991 की सिचुएशन में आके खड़े हो सकते हैं हम लोग, इसलिए ये सरकार सब कुछ कर रही है। इसके साथ साथ द प्रॉब्लम ऑफ डेड कैपिटल, तो ये क्या होता है कि देखो, जब भी हम लोग, जैसे जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, हम लोग गोल्ड या कुछ भी गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी कुछ भी खरीदते हैं, तो हम लोग क्या है, कहीं ना अपने मनी को ब्लॉक कर देते हैं। क्या है, गोल्ड खरीद के हमें लॉकर्स में ही रखना है, देखो वो तो सच्चाई है, हम सारे जानते हैं। तो उसको ना एक तरह से डेड कैपिटल माना जाता है इकोनॉमी में, क्योंकि वही पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते, आप कहीं म्यूचुअल फंड्स में रखते, कहीं पे भी रखते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ आता, या फिर आप कंपनी में एक्सपैंड करने में यूज़ करते, उससे जॉब्स क्रिएट होती। तो बेसिकली ना इसको डेड कैपिटल माना जाता है इकोनॉमी के लिए। तो वो भी सरकार करना चाहती है कम के। ऑब्वियसली देखो, एक्चुअल में GDP ग्रोथ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से होगी ना। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इतना जब सब चल ही रहा है गोल्ड के रिलेटेड, तो आपको पता होने चाहिए। सो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है आफ्टर चाइना, और 90% हमारा जो गोल्ड है ना वो इम्पोर्ट होता है। इंडिया के पास रिजर्व्स देखो, ना ऑयल के मिले ना हमें गोल्ड के मिले ज़्यादा। चलिए, और ओर्स अभी भी जो बाकी 10% है या थोड़े बहुत ओर्स हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में लार्जेस्ट शेयर है ऑफ रॉ गोल्ड ओर्स रिसोर्सेज एट 43%। उसके बाद राजस्थान में कुछ पाए जाते हैं और कुछ कर्नाटका में। चलिए, अगर अब हम लोग आपके
इंडिया की ही बात करें तो कहाँ कहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका लेकिन आपका अनडिस्प्यूटेड लीडर है इन एक्चुअल गोल्ड प्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर 97% ऑफ इंडियाज आउटपुट। चलिए, सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स हाईएस्ट किसके पास है? अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल बैंक के पास उसके बाद जर्मनी के पास और देन इटली के पास। और टॉप गोल्ड एक्सपोर्टर्स कौन है? हम तो चलो सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर स्विट्ज़रलैंड करता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, फॉलोड बाय यूएई एंड यूनाइटेड किंगडम। चलिए, एक और अब आपके गोल्ड और सिल्वर से ही रिलेटेड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो आपकी टोटल इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर पे वो बढ़ा दी है, 15% हो गई है अब। तो देखिए क्या है इसमें, कस्टम ड्यूटी का जो पार्ट है वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले 5% था, उसे 10% कर दिया गया है। दूसरा, इसमें जो सेस लगाया जाता था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगता था इस पर एक, उसको भी बढ़ा के 1 से 5% कर दिया गया है। तो टोटल जो इफेक्टिव है वो आपका बढ़ के 15% का हो गया है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमारस्वामी जी लॉन्चेस यूनिफाइड भारत ई चार्ज। देखिए, इसी के साथ साथ जब इन्होंने ये लॉन्च किया तो इन्होंने कर्नाटका में ये लॉन्च किया, और कर्नाटका में इसके साथ साथ 1243 न्यू EV चार्जिंग स्टेशंस भी लॉन्च किए हैं। देखो, अब सरकार कह रही है कि चलो हमें कम करना है ऑयल का यूसेज, सब कुछ कम करना है, लेकिन उसके लिए अगर EV को आपको बढ़ाना है तो चार्जिंग इंफ्रा भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखो कहीं दूर दूर चले जाओ इंफ्रा नहीं है चार्जिंग का, है ना। तो इसके लिए अब सरकार इस पर काम कर रही है, और गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड फंड भी रखा है, यानी कि आपके 123.26 करोड़ रुपीस का फंड दिया है कर्नाटका को, ये जितने भी EV चार्जिंग स्टेशंस है ये बनाने के लिए। और ये सब कुछ आपका PME ड्राइव स्कीम जो है उसके अंतर्गत हो रहा है। चलिए, यूनिफाइड भारत ई चार्ज क्या है? ये ना एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार ने बनाया है। ये एक तरह से ना सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा फॉर EV चार्जिंग अक्रॉस द एंटायर कंट्री। इस आपके प्लेटफॉर्म को बनाया किसने है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, और इनको सपोर्ट दिया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसमें क्या है कि आपको ना अलग अलग ऐप्स नहीं लगानी पड़ेगी। मानो आप किसी भी चार्जिंग कंपनी के स्टेशन को यूज़ करते हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही ऐप डालनी है, ठीक है, और उसमें आपके जितने भी कोई भी चार्जिंग स्टेशन, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी, किसी ने भी लगाया है, उसका आप यूसेज कर सकते हो। उसके थ्रू जो भी ड्राइवर्स हैं दे विल बी एबल टू एक्सेस एंड यूज़ एनी पार्टिसिपेटिंग चार्जिंग स्टेशन नो मैटर विच कंपनी ऑपरेट्स इट। मतलब यूनिफाइड कर दिया, तभी नाम में यूनिफाइड है। देन इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म है उसमें रियल टाइम लाइव इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग चार्जर अवेलेबिलिटी, स्टेशन किसका है, आउटपुट स्पीड कितनी है, ताकि आप उससे कर सको कि अगर मुझे दिख रहा है मेरी गाड़ी में इतनी चार्जिंग रह गई है तो मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूँ। इसके साथ साथ देखिए सरकार इस पर भी काम कर रही है कि इसी प्लेटफॉर्म पे ना भीम ऐप के साथ भी इसको लिंक कर देंगे, जिससे पेमेंट भी इसी के थ्रू हो सके। तो अभी वो नहीं आया है, पर सरकार उसकी तरफ काम कर रही है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड साउथ कोरिया पार्टनर टू बिल्ड फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इन थूथुकुडी, तमिलनाडु। ये आपकी ना 3 एंटिटीज़ मिलके बनाएंगी। HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, जो साउथ कोरिया की फर्म है एक, नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु लिमिटेड, और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बेसिकली फाइनेंसिंग फर्म है आपकी इंडिया की। तो ये तीनों मिलके इसे बना रहे हैं, और ये जो कोलैबोरेशन हो रही है, देखो साउथ कोरिया की ना अभी ना आपके विजिट कर रहे थे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मंग जी, उस टाइम हुआ है। और इसमें ना आपकी इंडिया और साउथ कोरिया के बीच ना एक फ्रेमवर्क है वॉयाजेस, ठीक है। इट्स अ शेयर्ड विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉयाजेस याद रखना कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच है, उसी के अंतर्गत ये हो रहा है। नेक्स्ट है, CTBC बैंक बिकम्स फर्स्ट ताइवानीज बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। तो जिसे हम गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। और देखो क्या है कि इनको क्लियरेंस मिल गया। क्लियरेंस कौन देगा? गिफ्ट सिटी की कौन है आपका सारा देखता है रेगुलेटर, हम इतनी बार हमने डिस्कस किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो उन्होंने ये दे दिया है अप्रूवल इन्हें। और देखो ये फर्स्ट ताइवानीज बैंक बना है, लेकिन CTBC बैंक ना इंडिया में पहले से ऑपरेट करता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, नहीं, गिफ्ट सिटी में फर्स्ट टाइम आ रहा है। ऑलरेडी इंडिया में ना ये न्यू दिल्ली में या चेन्नई में इनकी ब्रांचेस थी, अब ये अपनी गिफ्ट सिटी में भी खोल रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट है, इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ 40,000 करोड़ रुपीस 2,000 किलोमीटर लॉन्ग सबसी गैस पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू गुजरात। तो सरकार कह रही है देखो अब झटका तो मिल ही गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, तो अब आपके अलग अलग सरकार देख रही है रूट्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि देखो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग देखो ये चीज़ ना पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ ने सीखी हैं कि एक रूट पे डिपेंडेंट थे तो हम लोगों को उससे कितना, हमारी ही नहीं हर कंट्री में कितना इम्पैक्ट आया है। तो इसके लिए अब सरकार देख रही है कि हम और किन ज़रियों से ला सकते हैं, क्योंकि देखो हमें ऑयल और एलएनजी की रिक्वायरमेंट तो है ही है। सो ये इसलिए आपका सरकार ने लॉन्च किया है। ये पाइपलाइन आपका प्रोजेक्टेड है कि फुली ऑपरेशनल हो जाएगी 2033 से 2035 के बीच में। और इसको पाइपलाइन को कौन आपका बना रहा है, आपके बेसिकली इंडिया से गेल लिमिटेड ये लीड करेंगे ऑन द फीजिबिलिटी प्लानिंग एंड मैनेजिंग फ्यूचर पाइपलाइन ऑपरेशंस। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस पर काम करेंगे, ये टीम अप करेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैज़ अनाउंस सेटअप ऑफ अ हाई पावर्ड पैनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमिटी टू क्रिएट अ मास्टर प्लान फॉर मॉडर्नाइजिंग कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो देखो इस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस अरविंद कुमार जी, और ये बेसिकली आपके ना कहा गया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है ना कोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा है कि ये आप देखिए कि कहाँ कहाँ हमें उन गैप्स को फिक्स करना है। और इवन की गवर्नमेंट फंडिंग भी रिक्वेस्ट की है ऑफ अराउंड 40 to 50,000 करोड़ टू डेवलप मॉडर्न कोर्ट स्पेसेस। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सक्षम in partnership with Vertis Foundation to boost skill development and create steady job opportunities for women living in rural areas. नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी ऑफिशियली लॉन्च 15,803 करोड़ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इन द पुतापार्थी इन श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो देखो लोकेशन याद रखना इसकी ज़रूर, तो पेपर में ना कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं। देखो ये AMCA क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट है ना ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है इंडिया का अपना, और इसमें क्या है आपका ये मीडियम वेट रहेगा, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट रहेगा। देखो हमारा जो अभी फ्लीट है ना मिराज हो गए, तो ये सब ना पुराने होते जा रहे हैं, हमें ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड और अच्छे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए सरकार ने ये लॉन्च किया है, क्योंकि देखो ऑलरेडी ना 5th जनरेशन पे बहुत कंट्रीज़ मूव कर चुकी हैं। आप USA का F-35 जानते ही होंगे, है ना। सो ये जो है इंडिया डेवलप कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो DRDO के ही अंतर्गत काम करती है। 2 वर्जन्स ये लॉन्च होगा, AMCA MK1। तो ये इनिशियल वर्जन रहेगा जिससे US से इंपोर्ट करके इंजन्स इंपोर्ट किए जाएंगे, उससे इसको बनाया जाएगा। फिर AMCA MK2 बनेगा, ये एडवांस्ड वर्जन रहेगा और ये कम्प्लीटली इंडिजीनियसली बनाया जाएगा। और फर्स्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है कि 28-29 तक हमारा बन जाएगा और इंडक्ट भी हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में बाय 2034-35। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनकॉर्पोरेशन डे 2026। तो May 17 को आपका इसका बनाया गया है इनकॉर्पोरेशन डे। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ना एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और मतलब एक अलग से एंटिटी है प्रॉपर्ली, जिसका एक पर्पस प्रॉपर्ली सरकार ने सेट किया है, और इसको एज सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी सरकार ने बनाया था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। May 17, 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या है, इसके थ्रू ना पूरा जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट है ना वो अपना प्रोक्योरमेंट करते हैं, कुछ भी करना है, पेपर कुर्सी पेन कुछ भी उनको प्रोक्योर करना है। चलिए इसका ना अभी मीट्रिक्स देख लेते हैं। सो अभी तक इसमें 1.36 लाख गवर्नमेंट बायर्स हैं, सेलर इसमें 25 लाख के करीब सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज भी इसी के थ्रू लेते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने भी हैं आपके ऑफिसेज। देन इसमें MSCs को बहुत बूस्ट दिया जा रहा है, आपकी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। 72% जो सेलर्स हैं आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में वही हैं। इवन की विमेन जो MSCs हैं उनका भी आपका पूरा कोटा फिक्स्ड है। अगर हम फाइनेंशियल 25-26 की बात करें तो ओवर 11 लाख MSCs हैं, उनको मोर देन 51 लाख ऑर्डर्स मिले हैं, जिसका अमाउंट है टोटल 2.36 लाख करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट है, राजस्थान ओपन्स इट्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर क्लस्टर इन भिवाड़ी अलवर। तो इस फैसिलिटी को सेटअप किया है सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और ये आपका सालारपुर खुशखेरा वाला रीजन है भिवाड़ी में, जहाँ पर ये क्लस्टर है पूरा वहीं पर उन्होंने बनाया है।
नेक्स्ट है हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ध्रुवा स्पेस सिक्योर्ड 105 करोड़ रुपीस ग्रांट अंडर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड फॉर प्रोजेक्ट गरुड़। तो RDIF आपका फंड है जो सरकार ने लॉन्च किया था बजट में, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके अंतर्गत ना प्रोजेक्ट गरुड़ क्या है अब ध्रुवा स्पेस का, इसमें ना वो एक मीडियम साइज आपका सैटेलाइट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो 500 kg का वो एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। So this new design aims to bridge the gap between tiny experimental satellites and massive traditional satellites। कि अभी देखो जो प्राइवेट है ना आपके, वो ना सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स में खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमें अब बड़े लेवल पर भी काम करना शुरू करना है। और इस प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स क्या हैं, तो देखो ध्रुवा स्पेस ना क्या चाहता है कि हम ना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें जहाँ पर आपके बड़े बड़े सैटेलाइट्स भी ना असेंबल हो सके। और वो चाहते हैं कि हम एटलीस्ट एज अ कंट्री 2 सैटेलाइट्स पर डे असेंबल करें, जिससे हमारी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 500 to 600 सैटेलाइट्स की हो जाए। क्योंकि देखो गोइंग फॉरवर्ड ना स्पेस को लेके भी ना कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपना सैटेलाइट पूरा वो कहते हैं ना खड़ा कर रहा है सैटेलाइट का एक पूरा सिस्टम के। हर कोई चाहता है हमारा जितना भी डेटा हो सब कुछ हमें हमारी सैटेलाइट्स के अंतर्गत रहे। क्योंकि अभी ना जैसे आपका फॉरेन कंट्रीज़ के सैटेलाइट सिस्टम पे डिपेंडेंट है, GPS जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो आपका ना सारा डेटा वहाँ फ्लो करना है, और गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो वॉर्स होंगी ना वो डेटा के ही बेस पे होंगी। तो इस सब के लिए अब हर सरकारें हर कंट्री की काम कर रही हैं कि हमें अपना कैसे हर चीज़ का सिस्टम, अपना क्लाउड सिस्टम, अपना सैटेलाइट सिस्टम बनाना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगे सॉफ्ट शेल टर्टल रिलीज्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये क्यों उन्होंने उसको टैगिंग की है, टू ट्रैक इट्स मूवमेंट हैबिट्स एंड माइग्रेटरी पाथ्स इन रियल टाइम, जिससे हम उसे बचा सकें क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए ये जो टर्टल है ना ये आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में ही बेसिकली पाए जाते हैं, और ये ना अलग से इनके फीचर्स होते हैं। इनका बिल्कुल ऐसे स्नाउट होता है ना जो आगे का वो ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, और शेल बहुत फ्लैट सा होता है, ऐसे हार्ड टाइप नहीं होता जैसे टॉर्टोइसिस का होता है ना, वैसे नहीं होता है। इसके साथ साथ इनका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। सो इनके ना हेड पे ऊपर एक एरो हेड शेप्ड मार्किंग्स होती हैं। चलिए कभी किसी ने देखा हो या हो तो फ़ोटो खींच के ज़रूर आप यहाँ पर डालिए अपने कमेंट सेक्शन में, सबको देखने का मौका मिले। चलिए इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके इंडस में, गंगा, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र सब में पाए जाते हैं, रिवर बेसिन्स में। नेबरिंग कंट्रीज़ में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में भी ये पाए जाते हैं। चलिए इनका कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं। तो देखो काफ़ी इनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, इनकी पोचिंग बहुत होती है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है उसके Schedule 1 में आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकी लीगल प्रोटेक्टेड हैं ये लीगली, और इन पे पेनल्टीज़ भी बहुत है अगर कोई इनको हंट डाउन करता है। साइट्स जो है आपका उसके ये Appendix 1 में आते हैं। सो इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है स्ट्रिक्टली। IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है, मतलब एक्सटिंक्शन के वो कहते हैं ना बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द प्रायोरिटी एरियाज आउटलाइंड अंडर द फेज 2 ऑफ नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या है जिसमें त्रिपुरा फर्स्ट स्टेट बना है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक टास्क फोर्स बनाई थी ऑन कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन 2025 में, और इसे हेड किया था कैबिनेट सेक्रेटरी ने। अब इसका गोल क्या था, उन्होंने कहा जितने भी ना जो पुराने आउटडेटेड रूल्स हो चुके हैं ना, जो लगता है कि नहीं बहुत कम्बरसम हैं, उनको ख़त्म करो और उन्हें सिंप्लीफाई करो। उन्होंने पूरा ये बना के दिया, और उन्होंने गाइड दी स्टेट्स के लिए टू चेंज देयर लॉज सो दैट बिजनेसेस फेस मिनिमल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रेगुलेशंस। अब इसके बाद आपकी एक टास्क फोर्स जो ये बनाई गई थी, इन्होंने 23 प्रायोरिटी एरियाज़ दिए, अलग अलग 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड थे, 5 सेक्टर्स के लिए कि ये प्रायोरिटी एरियाज हैं, इन्हें आप पूरा करो एज स्टेट। और इसका सेकंड फेज़ आपका जनवरी 2026 से लॉन्च किया गया, और उसमें आपके लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स, कमर्शियल परमिशंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज, ऐसे काफ़ी इन्होंने पॉइंट्स दिए, और इन चीज़ को आपके बिल्कुल अब पूरा कर लिया है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है माहे तोकपो राल्धो इरिगेशन कैनल इनॉग्रेटेड इन द हाई एल्टीट्यूड छांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। तो देखिए 14,000 फीट पे ये बनी है, 2.10 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, और ये आपकी याया लेक से पानी लेके देगी, माहे में जितने भी आपके फील्ड्स हैं उन तक पहुंचाएगी।
नेक्स्ट है इंडिया रैंक 78th ऑन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो गिरी है हमारी पोजीशन, तो 3 पोजीशंस हम लोग डाउन हो गए अगर हम पिछली रिपोर्ट की इंडेक्स की बात करें। चलिए फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डेस्टिनेशंस कम हो गई हैं, वो बस ये है कि बाकी कंट्रीज़ ने बेटर परफॉर्म कर लिया है। 78th हमारा रैंक रहा है। और अभी जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो 56 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड है जो हमें वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के थ्रू जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो वहाँ जाके ट्रैवल कर देते हैं। तो वीज़ा फ्री एंट्री में 30 कंट्रीज़ हैं, इसमें आपके थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, बारबेडोस, भूटान ये सारी आती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल में 23 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कैम्बोडिया ये सब आ जाती हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन क्या होता है, इसमें ना आपको एक प्री अप्रूवल प्रोसेस होती है ऑनलाइन, उसको पूरा करना होता है, ठीक है, फ़्लाइट लेने से पहले तो आपको ऑथोराइज हो जाता है, ऐसे वीज़ा वगैरह नहीं लगवाना पड़ता। इसमें आपके केन्या, सेचिलिस, सेंट किट्स, नेवीज ऐसी जगह आती हैं। चलिए हम लोग ग्लोबल भी देख लेते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है। तो सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, उनको वीज़ा फ्री एंट्री है 192 डेस्टिनेशंस पे। सेकंड प्लेस पे आपका जापान, साउथ कोरिया और यूएई में टाई है। और लोएस्ट भी देख लेते हैं तो अफ़गानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सबसे वीक पासपोर्ट है, उनको सिर्फ 24 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री या ईजी एंट्री देती है। नेक्स्ट है आपके, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी काफ़ी कंट्रीज़ के विज़िट पे हैं, 5 कंट्री विज़िट पे, तो वो हर कंट्री में जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ MOUs आए आपके साइन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अभी ना UAE गए हैं। UAE में वो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले हैं, हिज़ हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से। तो उनसे उन्होंने बात की और काफ़ी देखिए चीज़ें साइन हुई हैं और इंडिया के लिए बहुत अच्छी भी हैं ऑयल के उसमें। फर्स्ट पॉइंट तो सबसे ज़रूरी है, ये ज़रूर याद रखिएगा, तो आपका ना पार्टनरशिप साइन हुई है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में। अब इस पार्टनरशिप में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो आपका अबू धाबी की ऑयल कंपनी है ना, वो क्रूड ऑयल स्टोर करेगी इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में ऑफ अप टू 30 मिलियन बैरल्स। So they focusing on utilizing existing facilities in Visakhapatnam and developing upcoming reserve caverns in चांदीकोल ओडिशा। तो यानी विशाखापट्टनम और ओडिशा आपकी 2 जगह रहेंगी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। इनको क्या है यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो अपने बैरल स्टोर करेंगी, 30 मिलियन बैरल्स, याद रखना। इसके साथ साथ ये पार्टनरशिप में ये भी करेंगे कि जो इंडियन क्रूड ऑयल है ना वो भी यूएई के फुजाई राहा में अपने स्टोर करेंगी, स्टोरेज स्पेस को, मतलब वहाँ वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑयल या वो कुछ स्टोर करेंगे एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिजर्व नेटवर्क। इसके साथ साथ दोनों जो एंटिटीज़ हैं वो जॉइंट वेंचर्स भी एक्सप्लोर करेंगी इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ विद इन इंडिया। देखो स्टोरेज फैसिलिटीज़ आएंगी तो इंडिया के पास ऑब्वियसली क्या आएगी, सप्लाई आएगी। और देखो यूएई ने, आपको पता होगा कि अभी अभी आपका ओपेक को भी छोड़ा है, तो उसके बाद से यूएई काफ़ी अब एग्रेसिवली साइन कर रहे हैं डील्स। चलिए लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई चेन के बारे में भी बात हुई है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में। एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है फॉर कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट्स एंड परचेजेस ऑफ LPG टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक फ्यूल सिक्योरिटी। तो देखो सरकार काम भी कर रही है, हमारी पूरी वो चाहते हैं कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी फ्यूल सिक्योरिटी बनी रहे। चलिए डिफेंस के केस में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुआ है। एंड मैरीटाइम के केस में आपका वादीनार शिप रिपेयर क्लस्टर, MOU साइन हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जो आपका वादीनार क्लस्टर को चलाते हैं, और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच में टू सेटअप डेडिकेटेड शिप रिपेयर क्लस्टर एट वादीनार गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये पूछे जा सकते हैं, नहीं तो MOUs इतने उनके अंदर देखो जब स्पेसिफिक डेटा होता है ना तो बहुत ज़रूरी हो जाती है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसके साथ साथ एक ट्राईपार्टाइट मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट पे भी MOU साइन हुआ है जो आपके CSL, ड्राई डॉक्स वर्ल्ड और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम शिप बिल्डिंग के बीच में साइन हुआ है। टेक इनोवेशन में बात कर लेते हैं। एक टर्म शीट साइन हुई है बिटवीन इंडिया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जिसे CDAC हम कहते हैं और UIA के टेक्नोलॉजी जो पाइनियर है G42 के बीच में। इसके साथ साथ आपका ये जो जॉइंट है ना, ये दोनों मिलके क्या है कि आपका 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर लगाएंगे इंडिया में।
और ये सारा काम आपका नेशनल AI मिशन इंडिया के अंतर्गत होगा। एक और है इन्वेस्टमेंट पैकेजेस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी नंबर्स आपके लिए। सो टोटल ऑफ $5 बिलियन जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट होगा बाय UAE सोवरेन एंड कमर्शियल एंटिटीज़ इन इंडियन मार्केट। तो इसमें आपकी जो एमिरेट्स NBD है वो किसको देगी, RBL बैंक को देगी। तो आपके पूरे टेबल में गिवन है इन्वेस्टेड एंटिटी, रिसिपेंट कौन होगा, अमाउंट क्या रहेगी। सो $3 बिलियन ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ये स्ट्रैटेजिक इन्फ्यूजन होगी इनटू इंडियाज बैंकिंग सेक्टर टू डीपन लेंडिंग पाइपलाइंस। देन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी वो किसको देंगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में देंगी $1 बिलियन। किस लिए यूज़ होगा, डिप्लॉयमेंट इनटू प्रायोरिटी लार्ज स्केल डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। देन आपकी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है जो UAE की, वो देगी सम्मान कैपिटल को। सो वो करेगी $1 बिलियन अगेन इन्वेस्टमेंट, बूस्टिंग कैपिटल बैकिंग विद इन दी हाउसिंग फाइनेंस एंड रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ ट्रेड की अगर हम बात करें, सो आपका बायलेटरल वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो आपका मैत्री इंडिया का है, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस, उसके अंतर्गत आपका बनाया गया है वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, वो भी ऑपरेशनलाइज किया है दोनों कंट्रीज़ ने आपके बीच में। सो ये एक डिजिटल ब्रिज बनाया गया है जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन इन सबको मैनेज करेगा, पेपर वर्क वगैरह बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ देखो, दोनों कंट्रीज़ का गोल है कि हमें ट्रेड करना है ऑफ $200 बिलियन बाय 2032। चलिए एक और कंट्री के साथ हमारे लिस्ट ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं, नेदरलैंड्स। तो उनके साथ बेसिकली ना MOUs ही बहुत साइन हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वो वहाँ पर मिले हैं। तो आपके देखिए इसमें ना जो इंडिया और नेदरलैंड्स का भी रिलेशनशिप है ना, उसको अब हम एलिवेट करना चाहते हैं टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इसी के लिए आपका पूरा एक रोड मैप साइन हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी, और 14 MOU साइन हुए हैं। तो MOUs की पूरी लिस्ट गिवन है, आप रीड कर लीजिएगा। जैसे कि आपके 5 ईयर स्ट्रैटेजिक रोड मैप साइन हो गया 26 से 2030 के लिए। फॉरेन मिनिस्टर्स एनुअल रिव्यू मीटिंग हुआ करेगी। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो नीदरलैंड ने अनाउंस किया है कि वो इसे ज्वाइन करेंगे, और नीदरलैंड्स को लीड करेगी द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग पिलर अलॉन्गसाइड जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ जो नीदरलैंड्स हैं उन्होंने इंडिया को सपोर्ट भी किया है कि देखो हम लोग, ये तो पता होगा ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट मेंबर की सीट चाहते हैं, तो उसके लिए भी डच गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है। और भी इनके हुए हैं। सो वाटर में भी साइन हुआ है आपका पार्टनरशिप डील। एग्रीकल्चर का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है, इंडियन लैंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देन हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ में हुआ है, फार्मा एंड मेडटेक में हुआ है। ट्रेड में आपका जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी आपकी मीटिंग्स करी जाएंगी, एग्री किया गया है, ये करेंगी टू ऑप्टिमाइज मार्केट एक्सेस, रिमूव ट्रेड फ्रिक्शन एंड एक्टिवली प्रमोट SME पार्टिसिपेशन। और इंडिया EU FTA के लिए भी और पुश किया गया है। एंड इसके साथ साथ आपकी देखिए क्रिटिकल मिनरल्स में भी अलायंस साइन हुआ है। टेक्नोलॉजी के केस में भी है ग्रीन हाइड्रोजन शिपिंग, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये देखो, ये रीड कर लेना कि MOUs किस किस सेगमेंट में साइन हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। UAE वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह कर लेना। नेक्स्ट है इंडियन वुशू प्लेयर अपर्णा दहिया जी वन गोल्ड मेडल इन द विमेंस 52 kg कैटेगरी एट द 11th सैंडा वर्ल्ड कप हेल्ड इन मकाओ बाय डिफीटिंग द राइनिंग वर्ल्ड चैंपियन थी फोंग नांगो ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट है इंडिया टॉप्स विद 27 मेडल्स एट द 2026 एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप हेल्ड इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान। देखो ये जो एशियन बॉक्सिंग है ना, ये अंडर 15 और अंडर 17 दोनों आपकी ताशकेंट उज्बेकिस्तान में साथ साथ हुई थी। अब यहाँ पे याद रखना, अंडर 15 में हमें 27 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 12 ब्रॉन्ज है, और इंडिया ने टॉप किया है, मतलब नंबर 1 पे आए हैं हम लोग मैक्सिमम मेडल्स के साथ। इसमें गर्ल्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो उन्होंने 9 में से 7 गोल्ड मेडल्स तो उन्होंने ही जीते हैं, और सारे आपके नाम दिए हुए हैं। जैसे अंजी जी ने आपके 37 kg वाली में, सोनिया जी ने 40 kg वाली में, तन्वी जी ने 43 kg। तो ये सारी आप लिस्ट पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ बॉयज़ टीम को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो इसमें गोल्ड मेडल यश कुमार और मोहम्मद यासीर जी को मिले हैं। चलिए अंडर 17 का भी देख लेते हैं। तो उसमें जो इंडिया है उन्हें मिले हैं 17 मेडल्स। तो ये भी ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हुआ था, सेम टाइम वहीं पे हुआ था।
इसमें हमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। इसमें भी देखिए लड़कियों ने परचम लहराया है अपना पूरा। सो आपका जो 2 गोल्ड मेडल हैं और 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं वो आपकी राखी जी ने और नव्या जी ने जीते हैं। नेक्स्ट है Sahdev Yadav, who is currently the president of Indian Weightlifting Federation, was unanimously elected as the new chief of the South Asian Weightlifting Federation. Next, Hockey India officially announced that Frederic Soares from France will take over as the new coach for the Indian junior men's hockey team. Next is CBI Director Praveen Sood ji gets a 1-year extension approved by Appointment Committee of the Cabinet. Then Fali Khadhim Al Zaidi ji is the newly appointed Prime Minister of Iraq, तो May 2026 में अपॉइंट हुए हैं। चलिए अब आपके डेज देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ आपका हर साल May 15 को मनाया जाता है। पहली बार ये 1994 को मनाया गया था। पर्पज़ क्या है कि जो फैमिलीज़ का रोल होता है स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए, उसमें के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। फाउंडिंग बॉडी है इसकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखिए 89 में ना UNGA ने रेजोल्यूशन पास किया था कि 1994 आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली होगा, ठीक है। उसके बाद 1993 में UNGA ने अगेन आपका एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस दिन उन्होंने May 15 को आपका परमानेंटली एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ बना दिया था। चलिए इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज आपकी कौन रहती है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स UNDSIs को देखती है। ऑफिशियल थीम है 2026 की फैमिलीज इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग। चलिए सिक्किम ने अपना 51st स्टेटहुड डे बनाया है May 16 को, क्योंकि देखिए सिक्किम ऑफिशियली आपका इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए थे May 16, 1975 को, और इंडिया के 22nd स्टेट के रूप में वो इंडिया में एंटर हो गए थे। चलिए क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, उसके बाद इंडिया और सिक्किम ने ना एक ट्रीटी साइन की थी 1950 में। उस टाइम सिक्किम ने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी रखी कि हम जो है मोनार्क के अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल कर ले, ठीक है। उस टाइम वो पूरी तरह से नहीं एंटर हुए। इसके बाद 1970s में ना वहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई लोगों को कि हमें ये जो मोनार्क रूल है इसे ख़त्म करना है और हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आए हमारी कंट्री में भी। हम तो इसलिए आपका वहाँ पे पूरा एक मूवमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब इस मूवमेंट ये चल रही थी 70s में, तो 75 में वहाँ एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है, उसमें ना जितने भी लोग वहाँ के होते हैं वो वोट करते हैं, ठीक है। और वो वोट करके कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो मोनार्क के अंदर रहना चाहते हैं या डेमोक्रेसी चाहते हैं। सो सिक्किम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक पब्लिक रेफरेंडम करवाया अप्रैल 1975 में, और वो 97.5% वोटर्स ने उसमें वोट किया कि मोनार्की को ख़त्म करो। और उसके बाद सिक्किम जो है देखिए सिक्किम, वो लोग तो चाहते थे डेमोक्रेसी में आना, और सिक्किम ना चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, सबके साथ उसके बॉर्डर्स हैं, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो उन्होंने फिर चुना कि वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट होंगे, और कहीं ना कहीं जोग्राफिकली वो हमारे लिए ज़रूरी भी था। चलिए उसके बाद मर्जर को फॉर्मलाइज करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में आपके पास की थी, और तब सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था। और उसके बाद फाइनली आपकी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में पास हुई, जिससे सिक्किम को फुल इंडियन 22nd स्टेट बना दिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये हर साल अगेन May 16 को मनाया जाता है। ऑफिशियल थीम है 2026 की लाइट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑब्वियसली देखो लाइट भी बहुत ज़रूरी है। चलिए ये क्या है, इस दिन ना आपका फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र यूज़ करके 1960 में, और इसे कंडक्ट किया था फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेमान जी ने। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, दिन को इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं हम। देखो इन्होंने ना पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट रखा था 2015। यही होता है, पहले ना ये ईयर बनाते हैं और उसके बाद उसको एक दिन दे देते हैं पूरा। फिर इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके May 16 को बना दिया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट।